हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री के इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी है आपके साथ। और आज है 7 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 7 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उसके साथ स्टैटिक जीके जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। ये पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भारत के पहले माइग्रेट वर्कर सेल यानी माइग्रेट वर्कर सेल का उद्घाटन किए हैं। तो माइग्रेट वर्कर सेल कहने का मतलब वह प्रवासी जो लोग होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार करने के लिए आपको सूरत नगर निगम ने ऐसी व्यवस्था किया है और ये इसका हाल ही में उद्घाटन किए आपको धर्मेंद्र प्रधान। तो याद रखेंगे पहली बार माइग्रेट वर्कर सेल की उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो गुजरात के शहर सूरत में किया गया है। कहां पर किया गया है? गुजरात के शहर सूरत से याद रखेंगे, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जबकि इसी ताप्ती नदी पर आपको उकाई परियोजना बनाया गया है। उकाई परियोजना जो है वो इसी नदी पर बनाया गया है, ताप्ती नदी पर ही बनाया गया है उकाई परियोजना। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है? तो देखिए, ये जो हमारा जो वीडियो रहता है, ये रिकॉर्डिंग वीडियो रहता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं तो हम कमेंट तो लाइव चैट पर देखते हैं तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये है कि आप लोग का जो भी सवाल रहता है उस पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी कर सकते हैं। यहाँ लाइव चैट पर कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे, फिर अगले दिन आपका उस प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लॉन्च पैड योजना की जो शुरुआत करने का मकसद है, खासकर जो 18 वर्ष के वायु से ऊपर के लोग हैं, वो लड़का है या लड़की, उनको इस लॉन्च पैड योजना के तहत आपको एक एनजीओ के द्वारा 6 लाख रुपया तक का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और इसके तहत आपको जो 18 वर्ष से ऊपर के लड़का या लड़की हैं जो बेरोजगार है, उनके लिए आपको स्थानीय जिला अधिकारी जो होता है जिले में, उसके द्वारा भूमि आवंटन किया जाएगा, जहां पे आप किसी भी चीज का दुकान कर सकते हैं, किसी भी चीज की दुकान कर सकते हैं। यह व्यवस्था शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में ये शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित असम राइफल पब्लिक स्कूल हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बना है? तो खेलो इंडिया स्पोर्ट बनाया गया है ये असम राइफल पब्लिक स्कूल। तो असम राइफल पब्लिक स्कूल जो है जो शिलोंग में है। कहाँ है? शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में। शिलोंग जो है वो आपको मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहीं पर किया गया है। जो वहां पर असम राइफल पब्लिक स्कूल था उसे खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बना दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। जबकि याद रखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? तो ये यूनिवर्सिटी बनाया गया है आपको मणिपुर में। कहाँ बनाया गया है? मणिपुर में बनाया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी। जबकि याद रखेंगे खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ था, खेलो इंडिया गेम्स एक होता है, खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ था आपको 2020 में, खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ था 2020 में, ये आपको हुआ था गुवाहाटी में। कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में। इसको याद रखें, खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था 2020 में। और 2021 में होगा आपको पंचकुला में। पंचकुला जो है हरियाणा में। कहाँ होगा? हरियाणा में होगा खेलो इंडिया गेम्स। एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, एक होता है खेलो इंडिया आपको यूनिवर्सिटी
तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो होता है, गेम्स था, इस बार हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था 2020 में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। जबकि 2021 में ये होगा आपको पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ आयोजन होगा? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन होगा। तो ये कुछ पॉइंट था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल। तो ये कहाँ पे है? शिलोंग में। यहाँ से याद रखेंगे असम राइफल। तो असम राइफल जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना हुई थी 1835 में, असम राइफल का। और भारत और म्यांमार की सीमा पर इनकी ड्यूटी रहता है, और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं, यानी सुरक्षा करने वाले कहते हैं, यानी पहाड़ियों का मित्र भी किसे कहते हैं? किसको? असम राइफल को कहते हैं। और मेघालय से याद रखेंगे, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और कॉनरैड सांगमा जो है वो मेघालय की क्या है? सीएम है। और सत्यपाल मलिक जो है ये यहाँ के गवर्नर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि चौथे विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये 2020 में होने वाला था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया, और ये केरल में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? केरल में आयोजित किया जाएगा, आपको मार्च मंथ में, यानी मार्च 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा केरल में। कहाँ आयोजन किया जाएगा? केरल में किया जाएगा आपको आयुर्वेदिक महोत्सव। तो इसको याद रखेंगे। आपको विदेश राज्य मंत्री जो है बी मुरलीधरन, इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया कि ये कहाँ आयोजन किया जाएगा? मार्च मंथ में, तो केरल में किया जाएगा। केरल से याद रखेंगे आपको यहाँ पे भारत का पहला साइंस पार्क की स्थापना यहीं पर किया गया था। भारत का पहला साइंस पार्क का। इसके अलावा हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना यहाँ पर हाल ही में किया गया था। हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया था। यह पूर्णतः शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला राज्य है। पूर्णतः शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला राज्य जो है वो आपको कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी क्या है? केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य कौन है? केरल है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे ने दुनिया का पहला हॉस्पिटल ट्रेन, यानी कहने का मतलब ट्रेन जो है उसी में क्या बना दिया गया? हॉस्पिटल बना दिया गया है। ये बनाया गया है कहाँ पे? तो ये आपको असम में। कहाँ पे है? असम में बनाया गया है, रेलवे स्टेशन पे। और इसका नाम रखा गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम रखा गया है इसका? लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखा गया। जो आपको पहली हॉस्पिटल ट्रेन जो बनाई गई है उसका नाम रखा गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसका मकसद है कि दूर दराज में जो लोग रहते हैं उनको ट्रेन के माध्यम से, यानी हॉस्पिटल उस एरिया तक पहुंच जाए यह ट्रेन, और उन लोगों को आसानी से इलाज किया जा सके। तो इसी के लिए ये बनाई गई हॉस्पिटल ट्रेन, और इसका नाम रखा गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसी से साथ याद रखेंगे 2-4 पॉइंट रेलवे से। किसान रेल पहली बार जो चलाई गई थी आपको, तो 7 अगस्त 2020 को पहली बार किसान रेल भारत में चलाई गई थी। देवाली से आपको दानापुर, कहाँ चलाई गई थी? दानापुर के बीच चलाई गई थी। तो देवाली और दानापुर जो है, दानापुर बिहार में पटना में, और देवाली जो है महाराष्ट्र में, यही पहली बार किसान रेल चलाई गई थी। और दक्षिण भारत में पहली बार अनंत नगर से आपको चलाई गई थी, आदर्श नगर के बीच, दिल्ली के बीच पहली बार दूसरी किसान रेल चलाई गई थी, जो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल थी। जबकि 100वीं किसान रेल चलाई गई थी, 100वीं किसान रेल जो चलाई गई अभी हाल ही में संगौली जो है महाराष्ट्र में, वहां से चलाई गई थी शालीमार जो है ये आपको जगह है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर 100वीं किसान रेल चलाई गई थी। अब भारत में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई थी आपको दिल्ली से बनारस के बीच चलाई गई थी। दिल्ली से बनारस के बीच पहली बार भारत वंदे एक्सप्रेस जो चलाई गई थी, जिसे ट्रेन 18 नाम रखा गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री द्वारा कितने लंबी आपको कोचीन से मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? यानी कहने का मतलब यह 2 राज्य है, कर्नाटक और आपको केरल के बीच आपको गैस पाइपलाइन क्या है?
गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। यह मंगलुरु से क्या है, मंगलुरु से लेकर आपको कोची के बीच, कहाँ, कोची के बीच ये शुरू किया गया है। ये 450 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है। कितना है, 450 किलोमीटर ये लंबा लाइन है जो ये बिछाया गया है। कहाँ के बीच बिछाया जाएगा, तो मंगलुरु से कोचीन के बीच। इसको याद रखेंगे। याद रखेंगे ये जो कर्नाटक राज्य है और केरल, ये अरब सागर की ओर है, यानी अरब सागर के तट से सटा हुआ ये राज्य है। केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, इसके अलावा आपको महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है। तो गुजरात का जो है सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है जो समुद्र से सटा हुआ है। तो ये 5 राज्य है जो ये पश्चिमी घाट का, इधर वाले को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, यानी पश्चिमी घाट पर ये प्राकृतिक जो गैस पाइपलाइन बिछाई गई है मंगलुरु से कोचीन के बीच। तो इसको याद रखेंगे। और ये 5 राज्यों और अरब सागर से सटा हुआ है, जबकि इधर 4 राज्य है। इधर कितना है, 4 राज्य है। आपको तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा उड़ीसा है, उड़ीसा के अलावा आपको पश्चिम बंगाल है। क्या है, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। तो ये सब सटा हुआ किसे, बंगाल के खाड़ी से। तो इस तरह भारत के 9 राज्य है जो समुद्र तटीय राज्य है। कितने राज्य है, 9 राज्य है जो समुद्र तटीय राज्य है। इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में थाईपुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो थाईसुमम त्योहार जो होता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा याद रखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्रों में आपको पोंगल त्योहार का जब आयोजन होता है, पोंगल त्योहार मनाया जाता है, उसी समय इसे ग्रामीण इलाकों में जली कुटी खेल का आयोजन किया जाता है। यानी जली कुटी खेल का आयोजन जो किया जाता है, जली कुटी खेल का आयोजन किया जाता है आपको कहाँ पे, तो ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। कब, पोंगल त्योहार। डायरेक्टर पूछता है पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। और जलीकुट्टी खेल जो आयोजन किया जाता है वो भी आपको तमिलनाडु में ही किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पास किया है। तो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के रहने वाली थी और इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक भारतीय थे, सामाजिक कार्यकर्ता है कैलाश सत्यार्थी, और ये मलाला यूसुफजई को ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। कहाँ से दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। तो यहीं इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। वर्तमान में ये अमेरिका सरकार के द्वारा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक लाया गया है। अमेरिका के संसद जो है, जिसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, यहाँ से एक विधेयक पारित किया गया है कि खासकर पाकिस्तान की वो महिलाओं को 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये पारित किया गया कहाँ से, आपको अमेरिका के संसद का नाम जो कांग्रेस है वहीं से। अभी राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली है, यानी राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है। वर्तमान वहां के राष्ट्रपति जो हैं, आपको डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। और हाल ही में 3 नवंबर 2020 को वहां चुनाव हुआ, जहां पे नए राष्ट्रपति के रूप में चुन के आए हैं आपको जो बाइडन। कौन है, जो बाइडन। और जो बाइडन जो होंगे वो 20 जुलाई को शपथ लेंगे। कब लेंगे, 20 जनवरी को शपथ लेंगे 2021 को। और ये अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेंगे, यानी अमेरिका के ये 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका का बनेंगे, ये 46वें राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका का 20 जनवरी को। तो इसको याद रखेंगे। और इसका उपराष्ट्रपति बनेगी अमेरिका का, जिनका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है, कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल की हैं, जो उपराष्ट्रपति बनेंगे। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनेंगे। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय शतरंज संघ जो है
जिसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में है। और इसके नए अध्यक्ष रूप में किसे बनाया गया है? तो संजय कपूर को आपको भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि सुनीता शर्मा को आपको ये रेलवे का चेयरमैन एंड सीईओ बनाया गया है। किनको? आपको सुनीत शर्मा को। रेलवे के पहले चेयरमैन थे बीके यादव, विनोद कुमार यादव थे, जिन्हें इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 में दिया गया था। उनके स्थान पर अब सुनीत शर्मा को रेलवे का चेयरमैन एंड सीईओ बना दिया गया। किनको? सुनीत शर्मा को। और सोमा मंडल जो है ये पहली महिला है जो आपको सेल का अध्यक्ष बनी है, यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पहली बार कोई महिला बनी, जिनका नाम है सोमा मंडल। उत्पल कुमार सिन्हा जो है वो लोकसभा के महासचिव हैं। कहाँ? लोकसभा के महासचिव हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण, कहने का मतलब साउथ की जो फिल्में हैं उनके लिए दिया जाता है। खासकर तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ भाषा के खासकर फिल्मों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस बार फिल्म का बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है धनुष को। किसको दिया गया है? धनुष को दिया गया है। रामचरण, महेश बाबू या प्रभास, ये सब दक्षिण भारत के फिल्मी अभिनेता है जो वहाँ की फिल्मों में खासकर काम करते हैं। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण के लिए, दक्षिण फिल्मों में जो काम करते हैं उन्हीं को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के जो थे भारतीय फिल्म के क्या कहा जाते हैं? पितामह कहा जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं जो अगले दिन क्लास हम लोग कर चुके थे। तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप लोग एक दिन देखते हैं फिर उसको भूल जाते हैं। तो रिवीजन करते रहिए और हम डेली करते रहेंगे ऐसे, और सप्ताह में एक दिन, पूरे एक सप्ताह का रिवीजन लेके आएंगे आपको संडे को। तो उसमें पुनः फिर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो ये वर्चुअल एग्री इंडियन हैकाथॉन की उद्घाटन जो किया गया था नई दिल्ली में किया गया था, लोगों से सुझाव लेने के लिए शुरू किया गया था। और ये शुरू किए थे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। किसने किया उद्घाटन? नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्काई रोज नामक युद्धाभ्यास किया गया? तो स्काई रोज युद्धाभ्यास किया गया है राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ किया गया है? राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। और इसमें राफेल का प्रदर्शन किया गया। राफेल जो है एक लड़ाकू विमान है, दसॉल्ट जो फ्रांस की कंपनी है वही बनाई है और भारत इसे खरीदा है। और इसका पहला जो खेप आया था वो कहाँ पर आया था? अंबाला एयरबेस पर। कहाँ आया था? अंबाला एयरबेस पर आया था। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना में इसे शामिल कर दिया गया। तो इसी का स्काई रोज नामक युद्ध अभ्यास जो हुआ है फ्रांस के और भारत के बीच हुआ, जिसमें राफेल शामिल था। कौन था? राफेल शामिल था, इसको याद रखेंगे। और पैसेज जो युद्धाभ्यास हुआ था भारत और रूस के बीच हुआ था, हिंद महासागर में हुआ था। और वियतनाम और भारत के बीच भी पैसेज युद्धाभ्यास जो हुआ था वो दक्षिण चीन सागर में हुआ था। और जापान के साथ जीमैक्स युद्धाभ्यास हुआ था, मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था जापान के साथ भी। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, जिंजर कहने का मतलब हुआ था अदरक प्रसंस्करण प्लांट जो लगाया गया है, खासकर अदरक के यहाँ जो ज्यादा उत्पादन होने जाती है और संरक्षण करने रखने की व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण कम दामों में बेचना पड़ता है। इसीलिए पहली बार जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट खोला गया है, मेघालय में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और शिलोंग में याद रखेंगे मेघालय में ही आता है मानसीराम। क्या आता है? मानसीराम, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी मानसीराम में ही सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। यहाँ पर 3 पहाड़ी पाई जाती है और उसे पहाड़ी का 3 जातियों का नाम भी है, जनजाति भी कहते हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। ये 3 पहाड़ी भी पाई जाती है। कहाँ? मेघालय में ही पाई जाती है। और इसी के आसपास सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और गारो, खासी, जयंतिया जो है वहां की एक जनजाति भी है। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य ने कोविड-19 के योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपको उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा किया। उड़ीसा ने अभी हाल ही में 2023 का जो आपको हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? उड़ीसा में आयोजन होने वाला। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया। विश्व का सबसे बड़ा क्या बनेगा? हॉकी स्टेडियम बनेगा, आपको उड़ीसा में बनाया जाएगा। यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक ने, इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया। जो यहाँ गवर्नर हैं आपको गणेशी लाल।
याद रखें कौन सा बीमा कंपनी जो है वो नई जीवन शांति योजना की शुरुआत किया, यानी इस योजना के द्वारा अगर प्रीमियम करवाते हैं तो आप जब 60 वर्ष की उम्र हो जाएंगे तो आपको पेंशन के रूप में वो पैसा मिलेगा। ये शुरू किया है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो गोवा में ही किया जाएगा। गोवा में ये किया जाता है, 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि ये 2020 में होने वाला था, नवंबर में उसे कैंसिल कर दिया गया। अब ये जनवरी में आयोजन किया जाएगा इसी मंथ में, तो इसको याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ तमिल अकादमी की व्यवस्था किया, वो किया है दिल्ली सरकार। किसने किया है, दिल्ली किया है। तो दिल्ली को याद रखेंगे, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केरल राज्य के सिख राष्ट्रीय पार्क को किस राष्ट्रीय, यहाँ पे है बाबू किस लिखा हुआ, किस राष्ट्रीय पार्क को के बाउंड्री को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यानी पर आम पब्लिक नहीं जा सकता, तो इसे घोषित किया गया। उसका नाम है मथीकटन शोला पार्क। क्या नाम है, मथीकटन शोला पार्क को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यहाँ कोई दुकान या कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हैं उसके बाउंड्री के आसपास। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में, शांति घाटी राष्ट्रीय पार्क भी आपको केरल में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो है आपको उड़ीसा में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, वो किसके समय केंद्रीय मंत्री थे, यानी किस प्रधानमंत्री के समय, तो राजीव गांधी के समय वो भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी यानी पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और ये सबसे कम समय के लिए कोई प्रधानमंत्री बना है तो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए बने थे पहली बार। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी से बने थे, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, अभी है आपको स्टैटिक जीके। ये जो आपको बताते हैं 10 प्रश्न मेरा रहता है, और ये स्पेशल कुछ जीके का प्रश्न होता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है। आपने 2 वीडियो पीछे भी देखा हो स्टैटिक जीके का, और इसका अच्छा से इसको रिविजन करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न में कहा जाता है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो है। क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब होता है कि वहां आज भी आपको मैग्मा जो होती है धरातल के अंदर की मैग्मा जो धरातल के अंदर की जो आपको मैग्मा होती है वो क्या करती है, बाहर अभी भी क्या हो रही है, निकल रही है, जिसे हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, यानी धूल कण अभी भी निकल रहा है, यानी धरातल के अंदर की मैग्मा जब बाहर निकलती है उसी को लावा कहते हैं। आज भी यहाँ आगे क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, हीट होता है, तो आज भी वहाँ ये निकलते रहती है, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है स्ट्रोम्बोली है, और ये भूमध्य सागर के पास ही स्थित है, और ये कहाँ है, इटली में है। कहाँ पे, इटली में है, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली को क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। याद रखेंगे क्योंकि इसके आसपास यहाँ से जो आग का बल्ले निकलते रहता है उससे चारों तरफ प्रकाश फैला रहता है, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछा जाए तो क्या बताएंगे, स्ट्रोम्बोली बताएंगे। और ये कहाँ पर है, तो आपको लिपारी द्वीप पे है, यानी सिसिली द्वीप जो है, इसकी सिसिली द्वीप के उत्तर साइड में पड़ता है, और इस पर अधिकार किसका है, तो इटली का अधिकार है। किसका अधिकार है, इटली का। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे आपको। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, तो लिपारी द्वीप इटली में है, क्योंकि इटली के पास ही है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको याद रखेंगे। और ज्वालामुखी से बहुत ही अच्छे टॉपिक से वोल्केनो को बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं ज्योग्राफी में आपको। तो प्ले लिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी वाला पेज को खोल के देखेंगे, वहां पर एक सर लिखा होगा, उसमें देखेंगे वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कैसे होता है, इस सारे बारे में चर्चा की है, उसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों से की जाती है, तो ग्रेनाइट जो होता है वो मूल चट्टान होता है। ग्रेनाइट क्या होता है, मूल चट्टान, यानी उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, या गैब्रो हो गया, ये जितने भी चट्टान को देखते हैं ये सब के सब क्या है,
ये आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान को ही मूल चट्टान कहते हैं। यानी कहने का मतलब ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद ही आपको चट्टान की निर्माण होती है। यानी जब धरातल के अंदर की मैग्मा जब बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद ये बहुत ही गर्म होती है और ठंडा हो जाती है। क्या होती है? ठंडा हो जाती है। तो ठंडा होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसी को कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, किंतु मेटल पाया जाता है। जब इस पर भौतिकी या रासायनिक परिवर्तन के बाद जब टूट के अलग दूसरे जगह बिछ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। और अवसादी चट्टान में ही आपको पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। यानी ईंधन वाला सामान कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। क्योंकि ये ठंडा होकर बिछता है इसलिए इसके अंदर आपको पेड़ पौधे या जीव जंतु दब जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या पाया जाता है? ईंधन वाले सामान पाया जाता है। यानी कोयला पूछे, पेट्रोलियम गैस पूछे, सब कहाँ पाया जाएगा? तो अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। तो आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यानी पहली बार मानसून जो जून के प्रथम सप्ताह में आती है वो केरल के मलबार तट पर ही टकराती है, जो पश्चिमी घाट से टकराती है और ये दक्षिण में टकराती है यहीं पर। उसके बाद यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के आसपास क्या होते हैं? एक वृष्टि छाया का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है? बारिश नहीं होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसके बाद सीधे कहाँ जाती है? यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराकर ये दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। फिर आगे वर्षा बढ़ते चली जाती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून जब उधर से लौटती है जाड़े के दिनों में उससे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं या इसे लौटती हुई मानसून कहते हैं। और लौटती हुई मानसून से आपको खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में क्या होती है? बारिश होती है लौटती हुई मानसून से, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से। और पश्चिमी विक्षोभ से आपको जाड़े के दिन में दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब के क्षेत्रों में भी क्या होती है? वर्षा होती है। और आपको यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है किससे? पश्चिमी विक्षोभ से। तो इसको भी याद रखेंगे। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा वन जीव अभयारण्य है? तो काजीरंगा वन जीव अभयारण्य हो या मानस जीव अभयारण्य हो, तो ये मानस हो या काजीरंगा, दोनों कहाँ पे? असम में। और एक काजीरंगा जो है एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आपको गोल्डन टाइगर पाए जाते हैं। यानी गोल्डन टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो आपको काजीरंगा में पाया जाता है। इसकी संख्या 5 बताई गई है। कितना बताई गई है? 5। तो काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव अभयारण्य पूछे, दोनों कहाँ है? असम में है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई गब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में भी आपको केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य भी यहाँ पर है। और उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी बंदरगाह कौन था? तो बंदरगाह के रूप में लोथल था। क्या था? लोथल था। और लोथल कहाँ पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। कहाँ पे? गुजरात में पाया गया है। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ ये क्षेत्र था। इसको याद रखेंगे। और लोथल जो है पतनगर यानी बंदरगाह वाला है। कालीबंगा जो है ये भी आपको गुजरात में। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और यहाँ से मिला है आपको जोते हुए खेत का प्रणाम। मोहनजोदड़ो जो था ये आपको सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, जिसको राजधानी भी मानी गई है। और मोहनजोदड़ो से ही आपको बहुत से स्थल मिले हैं। बड़े स्नान घर हो या नर्तकी काशी की मूर्तियां हो, आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति हो, सब कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और चहंदरो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो याद रखेंगे इसको। और सिंधु सभ्यता जो है इसकी जानकारी सर्वप्रथम दिया था जॉर्ज कनिंघम ने दिया था। कौन दिया था? जॉर्ज कनिंघम दिया था। सिंधु सभ्यता को हम लोग कासुगिन सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल की जब जानकारी हुई उसमें पहला खुदाई जो हुआ था वो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। ठीक है। और इसकी खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था जॉन मार्शल के निर्देश में। तो सिंधु सभ्यता की पहला स्थल की खुदाई हुई थी हड़प्पा की। किसकी? हड़प्पा के। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? तो कौटिल्य को हम लोग क्या कहते हैं? इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और इन्हें
चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? चाणक्य भी कहते हैं। और इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य कहने का मतलब मौर्य वंश के संस्थापक जो थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत में पहला अखिल भारतीय राजवंश की स्थापना किया था और इनके गुरु का नाम था कौटिल्य। और इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। इनकी पुस्तक क्या थी? अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन की चर्चा किया गया है। मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन की चर्चा किया गया था कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम, वो किससे लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ का है एक उपन्यास है और इस उपन्यास को लिखने वाला का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसे लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। पहली बार ये गाया गया था आपको 1896 ईस्वी में, कांग्रेस का जब अधिवेशन चला था। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? रहमतुल्लाह सयानी। और भारत सरकार इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसे गाने का समय होता है 65 सेकेंड। गाने का समय कितना होता है? 65 सेकेंड। इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संसद की अस्थाई सदन कौन है? तो संसद जो होता है, संसद में आपको 3 अंग होते हैं। संसद में अंग कितने होते हैं? 3। पहले याद रखेंगे, संसद में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और संसद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया। अंग होते हैं इसमें 3, जबकि इसमें सदन होते हैं 2। सदन इसमें कितने होते हैं? 2। तो सदन इसमें होते हैं 2 और अंग होते हैं 3। तो अंग पूछा जाए तो अंग आपको, अंग में पहले आते हैं राष्ट्रपति। संसद में 3 अंगों में एक राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा होता है। क्या होता है? एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। सदन पूछेगा तो 2, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछेगा 3। संसद के निर्माण में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करता है, जिसकी चर्चा 79 में किया गया है। इसको भी याद रखेंगे। अब रहा बात, सदन 2 होता है तो कहता है संसद का अस्थायी सदन कौन है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद इसका चुनाव होता है, जिसमें जनता भाग लेता है। और इसे हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग भी किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अस्थायी सदन कहते हैं, या इसे उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के सदस्य 1/3 रिटायरमेंट लेते हैं, उतने पुनः आ जाते हैं। यानी जितना बाहर गया उतना पुनः क्या हो जाता है? 2 वर्ष के बाद आ जाता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। और राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। इनमें एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या अलग अलग होती है। जबकि लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं, या इसे निम्न सदन कहते हैं, या इसे बड़ा सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वर्तमान में 545 मेंबर हैं लोकसभा के, जबकि इसके हैं 245। कौन बड़ा हुआ? लोकसभा। प्रश्न पूछा है संसद का अस्थायी सदन कौन हुआ? तो राज्यसभा होता है अस्थायी सदन, जबकि लोकसभा और राज्य के विधानसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है, यानी ये निम्न सदन इसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूध के प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के दूध को जो होता है कार्बोहाइड्रेट, उससे हम लोग लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। याद रखेंगे, दूध के पूछेगा दूध की शुद्धता की जांच कैसे किया जाता है? तो दूध की शुद्धता की जांच किया जाता है लैक्टोमीटर से। किसे जाता है? लैक्टोमीटर से। एक और दूध से प्रश्न पूछता है, अगर दूध से मक्खन बाहर कर लिया जाए, दूध से मक्खन बाहर कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या हो जाएगा? तो दूध का घनत्व तो याद रखेंगे बढ़ता है। दूध का घनत्व तो क्या होता है? बढ़ता है। इसको भी याद रखेंगे। ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सरल शर्करा होता है। ग्लूकोज क्या होता है? सबसे सरल शर्करा होता है। और फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा शर्करा होता है। पूछेगा सबसे मीठा शर्करा किसे कहा जाता है? तो सबसे मीठा शर्करा कहा जाता है आपको फ्रुक्टोज को। सबसे मीठा शर्करा कहा जाता है
फ्रुक्टोज को। तो इसको याद रखेंगे। दूध को किस शुद्धता को किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। उसमें प्रभावी रूप से कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है? लैक्टोजेन। और दूध से संबंधित जो भी कुछ भी पूछे उसमें लैक्टोज शब्द आपको मिलता है देखने को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड का आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो एसिड कितनी की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो एसिड के बाद ही क्या बनती है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी का मिलता है, ऊर्जा मिलता है। यानी कितना ऊर्जा मिलता है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है प्रोटीन से। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है आपको मशरूम में। किसमें पाया जाता है? मशरूम में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? एक प्रकार के कवक है। उसके बाद सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है 46%। सोयाबीन में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है 46%। जबकि प्रश्न पूछता है बॉल ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो बॉल ऑफ प्रोटीन पूछा जाए तो आपको आंसर होगा सोयाबीन। यानी प्रोटीन की गेंद किसे कहा जाता है? आपको सोयाबीन को कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी दाल होते हैं सब में प्रोटीन ही पाया जाता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरास्मस रोग होता है। तो इस तरह कुछ आपके पास स्टैटिक जीके का प्रश्न था, कुछ करंट अफेयर्स का भी प्रश्न था। तो इस पर हम लोग ने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो पुनः स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। और इसी के साथ आज रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।